माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 12 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज उसका लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेट बोर्ड में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सेल्फ इंडक्टेंस। तो बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? देखो, जैसे उसके नाम में ही उसका मीनिंग है सेल्फ इंडक्टेंस। एक्चुअली इसका यूज करके हम लोग एक कंपोनेंट स्टडी करने वाले, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी किया था, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो हमने स्टडी किया उसमें एक कैपेसिटर हमने स्टडी किया था, राइट ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है कैपेसिटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टडी किया, उसमें हमने स्टडी किया था रेजिस्टर, राइट ना। तो जैसे कैपेसिटर एक कंपोनेंट है, रेजिस्टर एक कंपोनेंट है, वैसे सेल्फ इंडक्टेंस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करके हम लोग जो कंपोनेंट स्टडी करने वाले हैं EMI का यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, दैट इज द इंडक्टर। तो इंडक्टर एक सेल्फ इंडक्टेंस कंपोनेंट है जो खुद का इंडक्टेंस प्रोड्यूस करता है। इंडक्टेंस प्रोड्यूस करना मतलब क्या? सेल्फ मतलब खुद का, इंडक्टेंस मतलब EMF इंड्यूस्ड करना। क्या करना? किसी कॉइल में EMF इंड्यूस्ड करना, कॉइल में हो या सर्किट में हो, कॉइल में ही, कॉइल में वो क्या करता है? EMF इंड्यूस्ड करने का काम करता है। मतलब उसको कोई बाहर के EMF की ज़रूरत नहीं है, वो खुद का ही EMF इंड्यूस्ड करेगा। वही फैराडेज लॉ, लेंज लॉ। तो ये लेक्चर देखने से पहले फैराडेज लॉ, लेंज लॉ ज़रूर देखें क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड ये पूरा लेक्चर है। ओके, तो देखते हैं कैसे EMF इंड्यूस्ड करता है कोई इंडक्टर या फिर कॉइल। तो देखो बच्चों, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। इंडक्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे ऑब्जर्व किया, ये मैं आपको बताती हूँ। मान लो एक कॉइल हम लोग यहाँ पे लेते हैं लाइक दिस। ओके, एक कॉइल यहाँ पे अगर ली, ये कॉइल में से हमने कुछ करंट फ्लो किया, मान लो I जितना करंट हमने फ्लो किया। अगर ये करंट कांस्टेंट है, पहला पॉइंट देखो, अगर ये करंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहा तो इस कॉइल में जो करंट यहाँ से पास हो रहा है वही करंट इस कॉइल में से पास होगा। मतलब यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, नो करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कब? अगर ये कांस्टेंट करंट है तो नो करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। बहुत ध्यान से सुनो, अगर ये कांस्टेंट है तो कॉइल में से कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होता। ये पहला ऑब्जर्वेशन हुआ।
बट सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये हुआ वही कॉइल है एंड यहाँ पे हमने एक चेंज किया। क्या चेंज किया? कॉइल वही ली, करंट वही, बट अभी करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट अभी वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब हम कंटिन्यूअसली उसको क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। करंट को हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो अभी करंट हमने चेंज किया तो क्या होगा? उस वक्त यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हुआ। करंट इंड्यूस्ड हुआ मतलब क्या? ये करंट नहीं, ये करंट तो है ही, बट ये करंट छोड़ के कॉइल अपना सेल्फ करंट इंड्यूस करेगी। कॉइल क्या करेगी? सेल्फ करंट इंड्यूस करेगी, और उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो अभी ये तो मैंने आपको बस प्रैक्टिकली बताया एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, बट थ्योरेटिकली आपको इसका प्रूफ भी देना होता है। तो इतनी बात याद रखो कि कॉइल में सेल्फ ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होता है? जब उसमें से पास होने वाला करंट जो है वो वेरिएबल रहेगा, तभी यहाँ पे सेल्फ करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस करंट की डायरेक्शन, जो ये करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे करंट वेरिएबल होगा, चेंजिंग होगा, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, बट इसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी? क्या यही डायरेक्शन रहेगी जो करंट पास हो रहा है उसी डायरेक्शन से ये पास होगा? तो आंसर है नो। जैसे कि लेंज ने कहा था वैसे यहाँ पे अपोजिट करंट पास होगा। कैसे? देखो, अपोजिट मतलब हर बार अपोजिट नहीं रहेगा, बात समझ लो। कॉस को अपोज करता है, जो हमने लेंज में स्टडी किया था, कॉस को अपोज करना। देखते हैं कैसे करंट प्रोड्यूस होगा। इतना पहले कॉपी कर लो, जो मैं बता रही हूँ उसको कॉपी करते चलो। आपके बुक में डायरेक्टली उन्होंने डेरिवेशन दिया है, तो ये बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉइल में करंट इंड्यूस नहीं होगा अगर करंट कांस्टेंट है उसमें पास होने वाला, बट कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा। सेल्फ इंडक्टेंस वो प्रोड्यूस करेगी जब करंट उसमें से पास होने वाला करंट ये वेरिएबल होगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड में भी हमने स्टडी किया कि इंड्यूस करंट तभी होता है जब वहाँ पे वेरिएबल, उसको रेस्ट करने वाले चार्ज पसंद नहीं, उसको वैरी होने वाली मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वैरी होने वाला करंट चाहिए, या फिर वैरी होने वाला एरिया चाहिए, तभी उसमें चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पहले नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, अभी जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू द वेरिएबल करंट, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी ये हम लोग देखते हैं। डायरेक्शन, ओके, वापस वही एग्जांपल लेते हैं। एक कॉइल लो, ये कॉइल में से करंट पास करो। मान लो ये करंट यहाँ पे हम लोग वेरिएबल है, मतलब एक तो इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज होगा। तो पहली केस में हम लोग लेते हैं, मान लो ये जो करंट इसमें से पास हो रहा है ये इंक्रीज करंट है, दिस करंट इज इंक्रीजेस। ओके, अब देखो, लेंज लॉ हमें पता है। अगर लेंज लॉ क्या बोलता है कि वो क्या करता है, कॉज को अपोज करने का काम करता है। मतलब कॉज अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज करने का काम करेगा, कॉज अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज करने का काम करेगा। तो यहाँ पे कॉज कौन है? आई। आई क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है, ये ईएमएफ क्या करेगा? इस करंट को, मतलब आई को डिक्रीज करने का काम करेगा। कौन? ये ईएमएफ कॉज को डिक्रीज करने का काम करेगा। तो कॉज डिक्रीज कब होगा? डिक्रीज कब होगा? जब ये ईएमएफ में की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तभी ये डिक्रीज होगा। तो देखो, अगर आई इंक्रीज हो रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होके इसको डिक्रीज करने का काम करेगा। मतलब यहाँ पे इस केस में करंट क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ओके, समझ में आया? उसके बाद सेकेंड केस देखो क्या होती है। अगर मान लो अभी यहाँ पे करंट फ्लो कुछ इस प्रकार हो रहा है कॉइल में से, वो करंट इसी डायरेक्शन में है आई, बट यहाँ पे चेंज इन करंट जो है वो डिक्रीज है, डिक्रीजेस। अब ये क्या करेगा? ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है यहाँ पे, ये ईएमएफ क्या करेगा? ई क्या करेगा? इस करंट को, ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो अभी ये उल्टा करेगा, इस करंट को इंक्रीज करने का काम करेगा। इंक्रीज कब होगा करंट? यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होके वो डिक्रीज कर रहा था, ये इंक्रीज करना चाहता है, तो इंक्रीज कब होगा? जब वो उसी डायरेक्शन में से फ्लो होगा। तो ये इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा और इस करंट को आने वाले करंट में ऐड करके उसको इंक्रीज करने का काम करेगा। समझ में आया? देखो,
जब करंट इंक्रीज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड डिक्रीज करने का काम करता है, मतलब जो इंड्यूस्ड करंट है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। जब आई डिक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड करंट उसको उसी डायरेक्शन में फ्लो करके इंक्रीज करने का काम करता है। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या रहेगा, देखो कंक्लूजन, इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट है कॉइल में, जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू द ईएमएफ, वो फर्स्ट पॉइंट अपोजेस द ग्रोइंग करंट, मतलब आने वाला करंट है उसको हम ग्रोइंग करंट बोलते हैं, और जो कॉइल में इंड्यूस हो रहा है उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो ये अपोजेस द ग्रोइंग करंट, इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपोजेस द ग्रोइंग करंट। एंड सेकेंड पॉइंट, इट सपोर्ट्स द डाइंग करंट, मतलब क्या, जो करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है उसको वो अपोज करने का काम करता है, जो करंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। ऐसे अपोजिट काम करता है ईएमएफ इंड्यूस। समझ में? ये पॉइंट पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों इसमें कौन सा फेनोमेनन, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली, मतलब इंडक्टर में ऐसा कौन सा फेनोमेनन यूज किया है जिसकी वजह से ये हो रहा है? तो वो फेनोमेनन कौन सा है जो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में स्टडी किया था, दैट इज फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ जो है उनका फेनोमेनन यूज करके ये करंट को अपोज एंड सपोर्ट करने का काम कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, देखो मान लो एक कॉइल हमने ली यहाँ पे, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ऑब्वियसली ये क्लोज कॉइल है तो उसमें से करंट फ्लो जो होगा वो सेम इस डायरेक्शन में होगा। करंट फ्लो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्लोज पाथ में ही करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। हमें पता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में रहेगी? राइट हैंड थंब रूल क्या करने हैं, कर्ल फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में और थंब को जो डायरेक्शन में थंब रहेगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो थंब इनवर्ड है, मतलब यहाँ पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कॉइल में से ये कॉइल के अंदर यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ऐसे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस डिनोट करते हैं, आउटवर्ड को डॉट डिनोट करते हैं। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो अगर हमने यहाँ पे करंट को, मतलब जो करंट हम फ्लो कर रहे हैं उसको अगर हमने इंक्रीज किया, तो इस करंट को इंक्रीज करने की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से उसमें फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और हमें पता है फैराडेज लॉ क्या कहता है? फैराडेज लॉ कहता है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, E इज इक्वल टू क्या होता है? -dφ/dt। तो अगर ये फाई इंक्रीज हो रहा है तो फाई इंक्रीज होने की वजह से E भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा? इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से E इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे E इंक्रीज होगा मतलब ईएमएफ इज इंड्यूस्ड हियर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हियर, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से वहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड करंट, और ये करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर ये फ्लक्स ये करंट इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। करंट इंड्यूस्ड होने की वजह से वो क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट विल डिक्रीज प्राइमरी करंट, मतलब ग्रोइंग करंट भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये कॉइल, उसमें से करंट पास हो रहा है। करंट इंक्रीज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज करने की वजह से फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ईएमएफ इंड्यूस होने की, इधर आना है वापस, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से, ऐसे मत आओ, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से करंट इंड्यूस्ड हुआ। जो करंट इंड्यूस्ड हुआ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, वो करंट क्या कर रहा है? इट विल डिक्रीज द प्राइमरी करंट, मतलब ग्रोइंग करंट। ऐसे सेम यहाँ पे
अपोजिट होगा। अगर करंट डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, उसकी वजह से फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से जो ई है वो डिक्रीज होगा। इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज होने की वजह से डिक्रीज होगा। इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसकी वजह से इंड्यूस करंट डिक्रीज होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो इंड्यूस करंट क्या करेगा, इंक्रीज द प्राइमरी करंट। ऐसे यहाँ पे लिंक है। आया समझ में? ये फेनोमेनन यहाँ पे यूज हुआ है। अब हम मेन बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला आपको पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जैक्टली कंसेप्ट आपको होप से समझ में आ गया होगा। मतलब किसी भी कॉइल में से जब करंट पास होता है, वो अगर वेयरिंग हुआ तो वो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसकी वजह से करंट जनरेट होता है। उसकी जो डायरेक्शन है, that direction opposes the growing current and it supports the dying current. ओके, जो डिक्रीज करंट होता है उसको सपोर्ट करने का काम करती है, जो इंक्रीज करंट होता है उसको अपोज करने का काम करती है। ऐसी उसकी डायरेक्शन है। एंड इट वर्क्स ऑन द फेनोमेनन ऑफ फैराडेज एंड लेंज लॉ। अंडरस्टैंड एवरीबडी? ये सभी बातें आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखनी है। अब हम मेन जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला स्टडी करेंगे। तो देखो बच्चों, अभी मेन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? तो पहले हम इसका फॉर्मूला स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं कॉइल की डायग्राम निकालती हूँ, उस डायग्राम के ऊपर से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों आपको मैं बताती हूँ, इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है। मान लो हमने एक रेवोस्टेट यहाँ पे लिया है, रेजिस्टर, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की है। ओके, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, एक की हमने कनेक्ट की है। ये की जब हम क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा। एक कॉइल हमने यहाँ पे ली है। इस कॉइल को आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब राउंड शेप वाली कॉइल भी दिखा सकते हैं। आपके बुक में उन्होंने ऐसी कॉइल दी है, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कॉइल दिखाई। देखो, अब इस कॉइल में से हम लोग करंट पास करेंगे। करंट कहाँ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसे फ्लो होगा। तो ये करंट की डायरेक्शन है। मान लो ये वेरिएबल करंट है। अब ये वेरिएबल करंट है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके, और वो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद मान लो हम लोग ये एक कॉइल कंसीडर करते हैं, वहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। इसमें से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो फ्लक्स जो है वो फाई है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं तो ये फ्लक्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब हम बोलेंगे दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, तो ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रहेगा तो इक्वल टू करने के बाद हमें यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट इनटू आई हम लोग लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट जो है ये एल से डिनोट किया जाता है, एल इंटू आई। तो ये जो एल है, इस एल को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस। इसको हम दूसरा नाम ये भी बताते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसी को सेल्फ इंडक्टेंस भी कहा जाता है, और उसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब देखो, इसी का नाम होता है, इस एल को ही कहा जाता है इंडक्टेंस। अब ये हमने बस एक टर्न के लिए सोचा, यहाँ पे बहुत सारी कॉइल्स है, हमने बस एक टर्न के लिए सोचा। मान लो ऐसे नंबर ऑफ कॉइल्स है, n टर्न्स ऑफ कॉइल है, कितनी, n टर्न्स कॉइल में। तो वो n टर्न्स के लिए फिर फाई क्या बनेगा, सोचो जरा। यहाँ एक के लिए फाई था, तो n के लिए कितना रहेगा, n इंटू फाई रहेगा, राइट। तो n इंटू फाई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, l इंटू आई लिखेंगे। फॉर n टर्न्स ऑफ कॉइल ऐसे आप लिख सकते हैं, n फाई इज इक्वल टू l इंटू आई। तो इसमें से l इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो l हम क्या निकालेंगे, n फाई एज इट इज रहेगा, और ये जो i है वो इस साइड आके डिवाइड होगा। ये हमें मिलता है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, दैट इज l इज इक्वल टू n फाई डिवाइड बाय आई। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक डेरिवेशन बाकी है, बस यहाँ तक कंप्लीट करो आप लोग। बहुत सिंपल है। फाई लिया हमने, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सो फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई। कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी एल हमने लिया, एल को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कितना कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू डिफाइन करती है।
ये हमने एक सिंगल कॉइल के लिए फॉर्मूला डिराइव किया। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स है n टर्न्स है उसमें तो n फाई आएगा, नंबर ऑफ फ्लक्स सबका हमें कंसिडर करना होगा। सो दैट इज इक्वल टू Li आएगा, तो L इज इक्वल टू हमें मिलेगा n फाई बाई आई। बच्चों हम लोग अभी यहाँ पे फैराडेज लॉ यूज करेंगे इस फाई के लिए, ठीक है। ये क्या है, n फाई इज इक्वल टू होता है L इंटू आई, ओके। या फिर हम इस फाई के लिए, सिंगल फाई के लिए, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लिखो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, आपके नोट्स में वैसे दिया है, मैं यहाँ पे बस समझा रही हूँ आपको। E इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ फाई जो है वो पुट कर दो, सो E इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा माइनस डी इंटू फाई की जगह पे L इंटू आई पुट करो, डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ L कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको बाहर निकाल लो, सो दैट इज इक्वल टू माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे E का, दैट इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज लेक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप लोग याद रखोगे। इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स है और आगे जाके इसके ऊपर इसका यूज करके हम लोग डेरिवेशंस भी देखने वाले हैं। तो आज सभी डेरिवेशंस हम लोग देखेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओके। तो ये सबसे पहला, इसी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो L है इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है, लेकिन उसका जो EMF है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग ये जो स्टेप्स है वो फॉलो करोगे। पहले डायग्राम निकालोगे एंड स्टेप बाय स्टेप ये डेरिवेशन लिखोगे, ठीक है। इसमें लिखते जाओ, कंसीडर अ कॉइल, I current is passing through the coil. When I current get passing, then EMF is induced in the coil. Due to that, magnetic field is produced and flux is generated there. That flux is directly proportional to I. So phi is equal to constant into I. Phi is equal to L into I. This L is called as the proportionality constant. This is called as coefficient of self induction. But there are number of coils are present. So for n coils, turns of coil, number of turns are present in the coil. So for that, flux produced in that coil is n into phi, that is equal to L into I. So L is equal to n phi by I, ऐसे आप लोग लिखोगे। But according to Faraday's law, EMF is induced in the coil, that EMF E is equal to minus d phi by dt. So phi is equal to Li. L is a constant out of differentiation. So di by dt, we will get the final derivation. So this E is called as the EMF produced in the coil. Okay, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये है एक्सप्लेनेशन। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती है, इसका SI यूनिट पूछा जा सकता है, तो क्या लिखोगे। तो देखो बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन देखो जो हमने स्टडी की, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू आई। तो L इज इक्वल टू क्या बनेगा, फाई डिवाइड बाय आई। तो फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय क्या है, करंट। तो आप कैसे डिफाइन करोगे इसको, डिफाइन इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस ड्यू टू करंट इन द सर्किट लिंक्ड विद द सर्किट। आप डायरेक्टली बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट टू द करंट फ्लोइंग इन इट। ऐसे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये पहली डेफिनेशन हो गई। सेकेंड डेफिनेशन देखो, और एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया, कौन सा, E इज इक्वल टू माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी। तो यहाँ हमें L डिफाइन करना है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, L इज इक्वल टू यहाँ पे डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाई है, इस साइड जाके डिवाइड होगा, मतलब E डिवाइड बाई क्या बनेगा, डी आई बाई डी टी बनेगा, माइनस साइन आएगा इसको, ठीक है। तो L को कैसे डिफाइन करोगे, बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। ये एक डेफिनेशन हो गई, ये भी एक डेफिनेशन। कैसे डिफाइन करोगे देखो, तो यहाँ पे E क्या है पहले वो जान लो। ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड ये डी आई बाई डी टी क्या है, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इट, ओके। ये है डी आई बाई डी टी। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट, देन इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो ऐसे दो डेफिनेशन हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के बता सकते हैं। आपको पूछा जाता है स्टेट वेरियस वे टू डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहला वे क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
linked with the circuit to the current flowing through the circuit, and second, it is the ratio of induced EMF to the rate of change of current flowing through the circuit. ऐसे भी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब देखते हैं इसका SI यूनिट क्या आएगा. SI यूनिट भी देख लेते हैं. देखो पहले इस फॉर्मूले के ऊपर से इसका SI यूनिट हम डिफाइन करते हैं. हमें पता है SI यूनिट, ई का यूनिट क्या आएगा, दैट इज वोल्ट. देन di/dt जो है उसका यूनिट क्या आएगा, एम्पियर पर सेकेंड, क्योंकि di मतलब एम्पियर, dt मतलब सेकेंड, तो होल डिवाइड बाय एम्पियर पर सेकेंड. तो इसी को कहा जाता है, ये सेकेंड ऊपर जाएगा मतलब वोल्ट सेकेंड डिवाइड बाय एम्पियर, ऐसा उसका यूनिट बनेगा. और इसी का दूसरा नाम है हेनरी. हेनरी को डिफाइन किया जाता है कैपिटल H से. देखो HZ अगर होगा तो वो हर्ट्ज होगा, कैपिटल H होगा तो वो हेनरी होगा. तो हेनरी इज इक्वल टू कैपिटल H. ये इसका SI यूनिट है. ओके, समझ में आया सबको. अब सपोज इफ अगर E इज इक्वल टू 1 वोल्ट है एंड di/dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो हमें इंडक्टेंस मतलब L कितना मिलेगा, 1 हेनरी मिलेगा. आया समझ में. 1 हेनरी मतलब 1H मिलेगा. ओके, तो 1 हेनरी की भी कभी कभी डेफिनेशन पूछी जा सकती है. तो 1 हेनरी को आप कैसे डिफाइन करोगे, देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 1 हेनरी इफ and EMF 1 volt is induced in the coil when the current passing through the same coil changes at the rate of 1 ampere per second. ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं. EMF self inductance of a coil is 1 henry if EMF of 1 volt is induced in the coil when the current passing through the same coil changes at the rate 1 एम्पियर पर सेकेंड. ओके, ये 1 हेनरी की डेफिनेशन होगी. तो ऐसे अलग अलग 3 डेफिनेशन हमने स्टडी की. एक सेल्फ इंडक्टेंस की पहली डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्टेंस की दूसरी डेफिनेशन, एंड 1 हेनरी आप किसको कहोगे उसकी डेफिनेशन. ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस. अब इसके बहुत अलग अलग इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं. उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तो देखो बच्चों, आपकी बुक में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन देखो क्या है. शो दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट प्लेज द सेम रोल एज प्लेड बाय मास इन अ मैकेनिकल मोशन. मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस का जो रोल है वही रोल मैकेनिकल मोशन में मास का है, ऐसे शो करो, ऐसे उन्होंने बोला है. ठीक है, तो अभी हमने जो सर्किट स्टडी किया उसमें हमने देखा कि ये एक कॉइल है, ये कॉइल में से करंट पास हो रहा है. ओके, ये करंट पास होने की वजह से यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, राइट ना. मतलब करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड EMF. ये हमने स्टडी किया. अब देखो, हमें पता है, हमने स्टडी किया कि अगर ये करंट इंक्रीज होता है तो ये करंट उसको डिक्रीज करने का काम करता है, अगर ये करंट डिक्रीज होता है तो ये करंट उसको इंक्रीज करने का काम करता है. इसका मतलब क्या है, ये अपोज कर रहा है. अपोज कर रहा है इसका मतलब ये करंट को अपोज कर रहा है, मतलब ये किसको अपोज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को भी अपोज कर रहा है. अगर मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है तो ये किसको अपोज कर रहा है, फ्लक्स को भी अपोज कर रहा है. तो ये फ्लक्स अपोजिशन की वजह से हमें यहाँ पे वर्क डन करना पड़ता है. मतलब टू इस्टेब्लिश दिस फ्लक्स, टू इस्टेब्लिश दिस मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्टेडी करंट वी शुड डू द वर्क हियर. वर्क इज डन हियर, राइट ना. तो वो वर्क डन कितना रहेगा, देखो उसी. तो यहाँ वर्क डन हमें क्या मिलेगा, देखो वर्क डन इज क्या होगा. पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ऐसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं. तो यहाँ E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E इंटू क्यू. ये Q इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा. तो Q का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, ये सब बेसिक उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला दिया. एक्चुअली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम. तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी.
अगर ये I इंटू टी मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो मुझे W का इक्वेशन क्या मिलता है, E इंटू आई इंटू टी। ओके, ये फॉर्मूला हमें मिलेगा वर्क डन का, यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग। तो अभी देखो यहाँ पे हमने छोटा सा करंट लिया है, मतलब वर्क डन, इसको कॉपी जरूर करना, वर्क डन इन टाइम dt क्या होगा, इस छोटे से टाइम के लिए छोटा सा वर्क डन मतलब dw इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू आई इंटू डी टी। सो dw इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू डी टी, ये छोटा सा वर्क छोटे से टाइम के लिए हमें मिला। यहाँ पे E का फॉर्मूला पुट कर दो, क्या है E का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, dw इज इक्वल टू, अभी हमने E का फॉर्मूला निकाला, माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी, ये E की जगह पे हम लिखेंगे, इंटू ये I यहाँ पे एज इट इज रहेगा, इंटू ये dt। तो यहाँ dt एंड ये dt दोनों कैंसिल होते हैं, राइट ना, और हमें क्या मिलता है, dw इज इक्वल टू माइनस L इंटू आई इंटू डी आई। ओके, इसको इक्वेशन नंबर देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग इसको इंटीग्रेट करने ही वाले हैं। तो ये छोटा सा वर्क डन हमने निकाला जो इस कॉइल में हमें वर्क करना पड़ा, किसके लिए, फ्लक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ा, वो छोटा सा वर्क डन हमने एक सिंगल कॉइल के लिए निकाला, ऐसे मान लो। ऐसे नंबर ऑफ कॉइल्स है तो सभी कॉइल्स के लिए टोटल वर्क डन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमें दिखाना है कि इंडक्टेंस ये मास का काम करता है, टोटल वर्क डन क्या होगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस L आई इंटू डी आई। तो L कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो, माइनस L बाहर निकाला, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके I0 तक, I इंटू डी आई लेंगे, ठीक है, मतलब जो करंट वहाँ पे इंड्यूस हुआ है 0 से लेके I0 हम लोग वहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो I का इंटीग्रेशन क्या आता है, बहुत बार हमने लिया है, I स्क्वायर बाई 2, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन 2, मतलब यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 2 बनेगा, सॉरी एन प्लस 1 यहाँ पे आएगा, सो 1 प्लस 1 2 बनेगा, डिवाइड बाई 2 आएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस L इंटू आई स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे लिमिट लेना है I0 टू 0, मैं डायरेक्टली I0 यहाँ पे पुट करती हूँ, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिला L इंटू I0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ, ये हाफ मैंने साइड में लिया, L I0 स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला हमें वर्क डन का मिला। वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं हम लोग। वर्क डन यहाँ पे क्या है, एनर्जी है। इसका मतलब हमें यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल रहा है, हाफ इंटू L I0 स्क्वायर। यहाँ भी प्लस माइनस नहीं लिया तो भी चलेगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, राइट ना। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ द सर्किट हमें मिल रही है, किसकी, सर्किट की एनर्जी मिल रही है। एनर्जी ऑफ द सर्किट क्या मिल रही है, इज इक्वल टू, क्योंकि वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी, इज इक्वल टू हाफ इंटू, ई नहीं चाहिए यहाँ पे, हाफ इंटू L I0 स्क्वायर, राइट। और मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल मोशन बोला है ना, सो इन मैकेनिकल मोशन कौन सी एनर्जी होती है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इफ वी कंपेयर बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2, m की जगह पे कौन है, देखो यहाँ L I0 स्क्वायर है, यहाँ mv स्क्वायर है, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये वेलोसिटी है उस पार्टिकल की, राइट। m की जगह पे क्या है, इंडक्टेंस है। तो अगर हमने कंपेयर किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो इट कैन बी फाउंड दैट द सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट प्लेज द सेम रोल as played by mass in मैकेनिकल मोशन। जो काम यहाँ मास कर रहा है वही काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंडक्टेंस कर रहा है, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना मैं भूल गई, इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है। देखते हैं, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, जो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको ऐसे सॉल्व करो। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ
when current flows through the coil, then flux produced through the coil, and due to establish that flux we should do the work there, and the work done is what, that is E is equal to W upon Q. ये फॉर्मूला लिखो. E मतलब यहाँ V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी जगह पे हमने E लिया है. E मतलब इलेक्ट्रॉन मत लो, चार्ज मत लो. सो W इज इक्वल टू E इंटू क्यू. क्यू का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला यूज करके हमने निकाला तो EIT. लेकिन हमें छोटा सा वर्क डन पहले लेना है टाइम dt के लिए. dW इज इक्वल टू EIT, क्योंकि हम फिजिक्स में पहले छोटी क्वांटिटी पे काम करते हैं फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं. dW इज इक्वल टू माइनस LI dt आएगा. सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हमें मिलेगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW. तो dW की जगह पे हमने फॉर्मूला पुट किया 0 टू I0 I di. सो L इज इक्वल टू I0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2. ये हमें इंटीग्रेशन मिला W का, और इसी को अगर हमने लिखा तो हाफ L I0 स्क्वायर होता है. इसी ये होती है एनर्जी ऑफ द सर्किट. वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी. सो एनर्जी ऑफ द सर्किट हमें ये मिल रही है. मैकेनिकल मोशन में एनर्जी ऑफ द सर्किट मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर. तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया. इफ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी ऑब्जर्व दैट इंडक्टेंस प्लेज द सेम रोल एज प्लेड बाय मास इन मैकेनिकल मोशन. ऐसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे. ठीक है बच्चों, इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा जाता है. क्वेश्चन देखो क्या है, मतलब इसी में उसका आंसर है. आप इसी तरह लिखोगे जो अभी हमने सॉल्व किया. शो दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ यूनिट करंट इन द सर्किट. ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर. तो आप आंसर सेम इसी तरह लिखोगे. बस आपको क्या करना है, जो कंपैरिजन हमने लास्ट में किया था वो कंपैरिजन ना करते हुए आप लोग क्या करोगे, देखो मैं बताती हूँ. वर्क डन तक जो फॉर्मूला हमने लिखा है, क्या वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू L इंटू I0 स्क्वायर. यहाँ तक आप लोग सेम डिराइव करोगे फॉर्मूला. आगे हम लोग क्या करेंगे, सपोज नाउ इसके आगे ये स्टेप लिखना है. जो कंपैरिजन की स्टेप है वो मत लिखो मैकेनिकल मोशन की. उसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ तक सेम आंसर लिखना है. आगे आप लिखोगे नाउ इफ I0 इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया. I0 इज इक्वल टू अगर 1 पुट किया तो देन W इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, हाफ इंटू L मिलेगा. और ये 2 अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, L इज इक्वल टू 2W मिलता है. तो इससे देखो क्या पता चलता है, L क्या है अपना सेल्फ इंडक्टेंस एंड W क्या है वर्क डन. वो क्या मिल रहा है हमें, डबल मिल रहा है. इसका मतलब हमें क्वेश्चन वही पूछा है, उन्होंने क्या शो करने के लिए बोला है. यहाँ तक आप लोग फॉर्मूला डिराइव करोगे, उसके आगे बस ये 3 स्टेप आपको लिखनी है. मतलब क्या कि शो दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ यूनिट करंट इन द सर्किट. ऐसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे. इससे वही प्रूव होता है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है, दिस सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन. ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है. तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी 2 डेरिवेशंस हमें, एक लॉन्ग सोलेनॉइड का एंड एक टोरॉइड का, दोनों डेरिवेशंस आज हम लोग देखने वाले हैं. तो ये 2 सेम टॉपिक के ऊपर 2 क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं. अब देखते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड का डेरिवेशन. तो बच्चों टॉपिक देखो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस नियर द मिडल ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड. ये टॉपिक देखने से पहले हमने जो सोलेनॉइड किसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर में जो सोलेनॉइड एंड टोरॉइड ये दोनों टॉपिक स्टडी किए थे, उसके डेरिवेशन जरूर देखो. वो डेरिवेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या पूछा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ नियर द मिडल ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड. ये क्वेश्चन के ऊपर हमें इसका डेरिवेशन देना है, मतलब शो करना है. एक्चुअली इंडक्टेंस जो है दैट इज पर यूनिट लेंथ, उसका डेरिवेशन हमें यहाँ पे निकालना है. मतलब L इज द इंडक्टर, कैपिटल L इज द इंडक्टर डिवाइड बाय स्मॉल l इज द पर यूनिट लेंथ. ऐसे हम लोग इसको डिराइव करेंगे. तो उसके लिए आपको सोलेनॉइड का जो इक्वेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ. क्या इक्वेशन हमने डिराइव किया था सोलेनॉइड के लिए, यहाँ पे लिख के रखते हैं, आगे जाके हम इसको यूज करने वाले हैं. म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था सोलेनॉइड में, म्यू नॉट एन इंटू आई. एन यहाँ पे क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम उसको बोलते हैं.
ओके। तो इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक करंट इस्टेब्लिश करेंगे, किसमें, वाइंडिंग ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होप्स आपको याद होगा, हमने क्या किया था, एक इंसुलेटिंग मटेरियल लिया था, उसके ऊपर ऐसे वायर्स को वाउंड किया था और उसको हमने उसमें से करंट फ्लो किया था, राइट ना। यहाँ से हमने ऐसे बैटरी कनेक्ट की थी और करंट फ्लो किया था, कुछ इस प्रकार। इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो ये सोलेनॉइड में से हमने करंट फ्लो किया, करंट इस्टेब्लिश किया, ओके, थ्रू द वाइंडिंग्स ऑफ द लॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग सोलेनॉइड लिया हमने। तो करंट की वजह से वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा एंड द इंडक्टेंस ऑल्सो डेवलप देयर, राइट ना। तो वो जो इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला हमें पता है, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सा, नंबर ऑफ टर्न्स वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा इंडक्टेंस का। क्या फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू N इंटू फाई डिवाइड बाय I। ये फॉर्मूला हमने इसके पहले डिराइव किया, देखो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो उसके मीनिंग नहीं लिखते व्यक्ति में, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने फ्लक्स का फॉर्मूला स्टडी किया और बहुत बार हमने यूज भी किया, क्या है, बी बार डॉट ए बार। तो यहाँ पे बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब एरिया, तो एंगल दोनों के बीच में जीरो है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, बी इंटू ए आएगा, बस, ओके। और नंबर ऑफ टर्न्स मतलब एन, यहाँ पे ये सिंगल कॉइल के लिए हमने फाई निकाला, ऐसी बहुत सारी कॉइल्स है, सभी कॉइल्स को हमें एन से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं एन फाई लेती हूँ तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया फ्लक्स हमें मिलेगा, वो भी हमें एन इंटू बी इंटू ए लेना पड़ेगा। यहाँ एन इज इक्वल टू क्या है, देखो एन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये इसका फॉर्मूला है। सोलेनॉइड में हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला स्टडी किया है। तो यहाँ एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें एन इंटू एल मिलेगा। तो इस एन की जगह पे हम लोग एन इंटू एल पुट कर सकते हैं। एन की जगह पे एन इंटू एल पुट करो एंड एरिया ऑफ द सोलेनॉइड जो है, एक पर्टिकुलर लूप के लिए अगर लिया हमने तो एरिया क्या मिलता है, पाई आर स्क्वायर मिलता है। मतलब इस एरिया की जगह पे हम लोग पाई आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है पाई आर स्क्वायर पुट करने की, नहीं किया तो भी चलेगा, किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे उन्होंने जो इक्वेशन दिया है आपके बुक में वो एरिया के फॉर्म में ही दिया है, तो आपने एज इट इज एरिया लिखा तो भी चलेगा, या फिर चाहे तो आप पुट कर सकते हो, ठीक है। बेटर वे आपकी बुक में जो है वही मैं देती हूँ, नहीं तो आपका कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। तो यहाँ पे एन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, ये एन एल पुट करो, मैं एरिया की जगह पे ए ही रखती हूँ, कभी कभी आपको पाई आर स्क्वायर पुट करके भी दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत हो। तो b इंटू ए हमें यहाँ पे मिलेगा, ओके। बट b इज इक्वल टू क्या है, बट b इन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में b क्या होता है, b का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई है। तो इस b की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एन फाई इज इक्वल टू एन एल, बी की जगह पे म्यू नॉट एन आई पुट करो इंटू ये ए एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये हमें इंडक्टेंस निकालना है, तो इस एल के फॉर्मूले में सपोज मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, तो पुट इन इक्वेशन 1, इसको हम एन फाई की जगह पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, देखो एल इज इक्वल टू एन फाई की जगह पे हम पुट करेंगे, एन इंटू एन क्या बनेगा, एन स्क्वायर बनेगा, म्यू नॉट पहले लिखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू आई इंटू एल इंटू ए, ओके, डिवाइड बाय आई। तो ये आई कैंसिल होगा और एल इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, बस ये फॉर्मूला बचता है एल का, ठीक है। बट उन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला डिराइव करो, पर यूनिट लेंथ का। तो ये एल को हम लोग इधर शिफ्ट कर सकते हैं पर यूनिट लेंथ के लिए, वैसे इंडक्टेंस का यही फॉर्मूला हमें मिलेगा, बट अगर उन्होंने पर यूनिट लेंथ पूछा है तो आप एक स्टेप बढ़ा दो, क्या करो, एल को एज इट इज रखो, पर यूनिट ये लेंथ जो है इधर शिफ्ट करो, तो यहाँ पे क्या बचता है, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए, बस इतना बचता है।
तो देखो यहाँ पे हम लोग एरिया का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अभी आपके बुक में उन्होंने और एक फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला तो दिया ही है, इसके साथ और एक फॉर्मूला क्या दिया है देखो, L डिवाइड बाय L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर। कभी कभी एरिया डायमीटर देके रखते हैं तो एरिया को हम लोग पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो इस आर स्क्वायर की जगह पे डायमीटर के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टू होता है। तो डायमीटर की जगह पे, रेडियस की जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह पे डी स्क्वायर डिवाइड बाई टू का स्क्वायर 4, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसके दो फॉर्मूले, दो नहीं तीन फॉर्मूले बनते हैं। ये एक फॉर्मूला बनेगा एरिया का फॉर्मूला, एरिया के फॉर्म में, आर के फॉर्म में, ये डायमीटर के फॉर्म में और ये एरिया के फॉर्म में। ऐसे सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, यहाँ पे डी क्या है, डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड, आर रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, ए एरिया ऑफ द सोलेनॉइड और एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये लेक्चर देखने से पहले आप लॉन्ग सोलेनॉइड का लेक्चर ज़रूर देखें, उससे आपका और ज़्यादा, क्यों कुछ नहीं, वैसे हमने बस वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, बाकी कुछ नहीं। और नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो फार्मूला है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये भी फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। बहुत जगह पे जहाँ सोलेनॉइड आएगा वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का फार्मूला हम यूज़ करते ही है। आया समझ में? तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में। इसी तरह हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, किसका, टोरॉइड का, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये पहले कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल के हम लोग देखते हैं टोरॉइड का फार्मूला। तो देखो बच्चों, टोरॉइड क्या होता है एक बार मैं आपको बता दूं। वहाँ पे हमने एक कंडक्टर लिया था, रॉड लिया था। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक ऐसे सर्कुलर शेप में एक रिंग लेते हैं और इस रिंग के ऊपर हम लोग ऐसे वायर को वाउंड करते हैं कुछ इस प्रकार। और ऐसी वाउंड वायर में से हम लोग क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। ऐसी वायर होती है और ये वायर में से एक साइड में से हम लोग ऐसे बैटरी निकाल के वो दूसरे साइड को कनेक्ट करते हैं ताकि ये वायर में से करंट फ्लो होता है। ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड हियर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड हियर व्हेन करंट फ्लोज टू द होल वायर, और इसको हम टोरॉइड बोलते हैं। ओके, तो ये टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इनसाइड अ टोरॉइड, वो क्या होती है, उसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल निकालने वाले हैं। ठीक है, उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, यहाँ पे हम लोग एल निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड क्या होती है, इनसाइड अ टोरॉइड इज, उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। सोलेनॉइड का पहले डिराइव किया, उसके बाद तुरंत हमने टोरॉइड का डिराइव किया था। क्या था, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, ऐसा फॉर्मूला है, राइट। अब मान लो हम लोग इसके अंदर, मतलब यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है। ये जो आर है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स आर इज वेरी वेरी स्मॉल देन द आर। ये रेडियस है इसकी, तो रेडियस से ये जो आर हम लोग ले रहे हैं बहुत छोटा है, मतलब आर एंड कैपिटल आर नियरली इक्वल है ऐसे हम, क्योंकि ये जो रिंग है इसका डायमीटर हम बहुत ही छोटा लेते हैं, बहुत ही पतला लेते हैं, इसलिए ये आर एंड ये आर दोनों इक्वल ही लगते हैं। तो इस आर की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई डिवाइड बाय 2 पाई इंटू कैपिटल आर, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करके फिर ईएमएफ का फॉर्मूला यूज करके कंपेयर करके हम एल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, आपको पता है क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला हम बार बार यूज करें, देखो, फाई इज इक्वल टू बी ई डॉट ए, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू एज इट इज रहेगा, बी जो है वो बी हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, जो अभी हमने डिराइव किया है, दैट इज म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइड बाय 2 पाई इंटू कैपिटल आर, और यहाँ पे एरिया क्या आएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर, वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसमें ये पाई एंड ये पाई कैंसिल होगा और फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सॉरी बी नहीं आएगा, फाई इज इक्वल टू हमें अभी ये फॉर्मूला बचा हुआ फॉर्मूला मिलेगा, म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू कैपिटल आर, ये हमें मिला मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे हम लोग फैराडेज लॉ यूज करेंगे, ई इज इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, यहाँ पे अगर करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, कॉइल है, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा,
सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या कहता है फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। एक सिंगल कॉइल के लिए, ये सिंगल कॉइल के लिए ये कितना रहेगा, सिंगल लूप के लिए डी फाई रहेगा, लेकिन ऐसे नंबर ऑफ लूप्स है तो हमें यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोरॉइड में एंड सोलेनॉइड में दोनों में हमें n से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ पे मौजूद है, राइट ना। सो अभी हम लोग यहाँ फाई का फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू, ये माइनस n को थोड़ा साइड में ले लो, d बाई डी टी एज इट इज रखो एंड फाई की जगह पे ये होल फॉर्मूला पुट कर दो, क्या म्यू नॉट एन आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू आर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं होगी, इसमें आर भी चेंज नहीं होगा, रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी, ये आर भी चेंज नहीं होगा, सभी कांस्टेंट है, बस चेंज हो रहा है वेरिएबल कौन है यहाँ पे, करंट। तो यहाँ बस करंट का डेरिवेटिव आएगा, बाकी सभी चीजें डिफरेंशिएशन के पहले निकल आएगी। तो माइनस एन एज इट इज रखो, ये बाकी सभी कांस्टेंट टर्म को हम लोग एक जगह लिखेंगे, म्यू नॉट एन आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r एज इट इज रहेगा एंड d इंटू यहाँ पे बस i बचता है डी आई बाई डी टी। अब अगर इस फॉर्मूले को हम लोग कंपेयर करेंगे, किससे, कंपेयरिंग जो फैराडे का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो इससे कंपेयर करो, अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पुट कर दी, ये n थोड़ा साइड में है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, सिंगल के बारे में सोचो, तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो डी आई बाई डी टी एज इट इज है, ये n तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, यहाँ पे भी n हो सकता है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ले तो माइनस n यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं, तो ये n है, ये डी आई बाई डी टी और l की जगह पे क्या है, ये फॉर्मूला। तो l इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही निकालना है हमें, सेल्फ इंडक्टेंस। तो l इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, म्यू नॉट इंटू एन आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 इंटू आर, ये हमें क्या मिल रहा है, L की जगह पे मिल रहा है, राइट। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। इसमें म्यू नॉट आपको पता है परमिएबिलिटी, देन n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, r इज द यहाँ पे ये जो r हमने लिया है दैट इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, मतलब ये यहाँ पे r ही एक्चुअली लेना है, r और कैपिटल R दोनों भी नियरली इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ से इतना जो डिस्टेंस होता है ना, अगर हम यहाँ से ले ले तो वो r रहता है और यहाँ से इसकी जो रेडियस है वो r, ये स्मॉल r मतलब इसमें r भी इंक्लूडेड है, तो ये r हमने वो r लिया है, डिवाइड बाई 2r हमने लिया है, ओके। मतलब कोई तो भी एक सिंगल लूप ही हम लोग कंसिडर करेंगे ना, तो वो सिंगल लूप के लिए जो रेडियस रहेगी वो स्मॉल r रहेगी एंड कैपिटल R तो रेडियस ऑफ द टोरॉइड हम लोग लेंगे, ठीक है, मेजर रेडियस उसको हम बोल सकते हैं। और एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया लिया तो उसकी स्मॉल रेडियस रहेगी क्योंकि r हमने क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए यूज़ किया है तो वो स्मॉल r हो सकता है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये जो L हमें मिला है ये किसका, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड का मिला, और जो कैपिटल L हमने अभी लास्ट डेरिवेशन में देखा सोलेनॉइड का, लॉन्ग सोलेनॉइड का, वो हमने क्या देखा, म्यू नॉट दैट इज n स्क्वायर इंटू L इंटू A, ये हमने फॉर्मूला देखा क्योंकि वहाँ पे लेंथ थी, यहाँ पे रेडियस है। तो ये दोनों फॉर्मूले, ये सोलेनॉइड के लिए एंड ये टोरॉइड के लिए, दोनों फॉर्मूले आप लोग याद रखोगे। इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो अभी क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने डाला है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वैसे ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इसका क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करके देने ही वाली हूँ, ठीक है। तो अभी सभी रिलेटेड जो न्यूमेरिकल डेरिवेशंस थे वो मैंने लिए हैं, बस अभी एक बाकी है। अगर हमने सेल्फ इंडक्टेंस को, इंडिविजुअल सीरीज को एंड पैरेलल को कनेक्ट किया, मतलब इंडक्टर को, तो उसका इंडक्टेंस के ऊपर कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या मिलेगा वो हम देखने वाले हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको कॉपी कर लो। तो देखो बच्चों, जैसे कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते थे, रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते थे, पैरेलल में कनेक्ट करते थे, वैसे इंडक्टर को भी हम लोग सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके दो कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज मतलब पता है ना आपको कैसे कनेक्ट करते हैं, एक होता है पैरेलल मतलब एक दूसरे के, एक टर्मिनल दूसरे का पहला टर्मिनल ऐसे कनेक्ट करके, पैरेलल मतलब ऐसे, मान लो ये इंडक्टेंस है तो ये इंडक्टेंस का एक टर्मिनल रहेगा, एक मिनट, इंडक्टर को हम लोग ऐसे
कॉइल दिखाते हैं। ये एक इंडक्टर है, ऐसे कॉइल दिखाते हैं। ये दूसरा इंडक्टर है मान लो, ये तीसरा इंडक्टर। रेजिस्टेंस ऐसे होता है, इंडक्टर ऐसे होता है। तो ये हो गया सीरीज। अगर एक इंडक्टर देन दूसरा इंडक्टर एंड तीसरा इंडक्टर ऐसे पैरेलल, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऐसे दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन में हमें इंडक्टेंस क्या मिलेगा? देखो, मान लो अगर वो सीरीज में कनेक्ट किया है और एंड दूसरी जगह वो पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो सीरीज में क्या होगा? L टोटल जो हमें मिलेगा, मान लो L1, L2, L3 ऐसे 3-4 इंडक्टर्स हमने सीरीज में कनेक्ट किए, तो ये हमें मिलेगा L1 प्लस L2। जैसे रेजिस्टर होता है ना, सेम उसी तरह एंड सो ऑन। तो सीरीज में क्या होता है? इंडक्टेंस बढ़ता है। उसी को अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसका जो टोटल इंडक्टर्स रहेगा वो उसका रेसिप्रोकल होता है। से सभी रेसिप्रोकल्स की एडिशन, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। तो ये कभी कभी पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में, तो ये भी याद रखो। अगर इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया तो उनकी एडिशन होती है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो जो टोटल इंडक्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल, दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस और उनकी एडिशन। ओके, ऐसे हम लोग टोटल इंडक्टेंस निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सब थ्योरी मैंने खत्म की है, सभी थ्योरी डेरिवेशंस लिए हैं। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे, देन ये टॉपिक यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, बट याद रखो ये टॉपिक को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ो, क्योंकि इसके ऊपर आगे के सभी टॉपिक्स डिपेंड है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, ट्रांसफार्मर आएगा, तो ये सभी टॉपिक्स इसके ऊपर डिपेंड है। एसी सर्किट के भी बहुत सारे टॉपिक्स इसके ऊपर डिपेंड है। सो बेटर होगा इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो। और तो और ये चैप्टर 7 मार्क्स के लिए है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसका वेटेज 7 मार्क्स है। सेकेंड पार्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का है, तो इसके सभी पार्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो बच्चों इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में एक ही न्यूमेरिकल है, वो मैं लेती हूँ। क्या है देखो, अ टोराइडल रिंग, टोराइड के ऊपर पूछा है उन्होंने। अ टोराइडल रिंग मेड फ्रॉम अ बार ऑफ लेंथ L 1 मीटर एंड डायमीटर D 1 सेंटीमीटर। मतलब रिंग किससे बनाई? एक बार से बनाई जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही छोटा है। देखो 1 सेंटीमीटर। इज बेंट इनटू अ सर्कल, उसको सर्कल में बेंट किया। इट इज वाउंड टाइटली विथ 100 टन्स, और उसके ऊपर 100 टन्स की वायर वाउंड की पर सेंटीमीटर, ओके। If the permeability of bar is equal to that of the free space mu naught की वैल्यू आपको पता होगी ऑप्सो। Calculate the magnetic field inside the bar when the current I circulating through the turns is 100 ampere. Also determine the self inductance L of the coil। मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड भी निकालनी है, बी भी निकालना है, एंड उसके साथ साथ हमें सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल भी निकालना है। तो सबसे पहले तो लिख लो हमें क्या क्या दिया है, उसका यूज़ करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एज यूजुअल गिवन, जो इसमें दिया है। उन्होंने लेंथ दे के रखती है बार की, दैट इज़ 1 मीटर, एंड डायमीटर दे के रखा है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो 10⁻² मीटर आएगा, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया है, कितना? 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब ये कितना आएगा? 100 डिवाइड बाय 10⁻², राइट ना, -2, ये सेंटी है ना, टर्न्स पर मीटर आएगा। हमें टर्न्स पर मीटर ही चाहिए ना, तो ये 10⁻² अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ 2 जीरोस बढ़ जाएंगे, मतलब ये 1 2 ऑलरेडी 2 जीरो है, या 2 जीरो और बढ़ गए, मतलब 10,000 बन गया ये टर्न्स पर मीटर। ओके, ये एन की वैल्यू। कन्वर्जन ठीक से करते जाओ, बहुत सारे बच्चे कन्वर्जन ही नहीं करते। सेंटीमीटर में होगा तो उसको डेफिनेटली मीटर में कन्वर्ट करते जाओ। आई मतलब करंट दे के रखा है 100 एम्पियर, और हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट टू फाइंड? मैग्नेटिक फील्ड मतलब पहले तो हमें बी निकालना है एंड सेकेंड तो हमें एल निकालना है। तो फॉर्मूलेस पता है, डायरेक्टली सॉल्यूशन में मैं फॉर्मूले बताती हूँ। फर्स्ट हम बी निकालते हैं। बी इज इक्वल टू क्या है? μ0 इंटू एन इंटू आई, ये फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ पे देखो बी इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं।
4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन क्या है 10,000 इंटू आई कितना दिया है 100। सो कैलकुलेट करो b इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू ये कितना होगा देखो 10 1 2 3 4 मतलब 10⁴ इंटू 10⁻² और ये 10⁻⁷। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो कितना आएगा, ये कितना बनेगा 6 4 पॉइंट, एक मिनट, 4 + 6 6 - 7 मतलब ये -1 बचता है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, आई थिंक 12.56 आएगा ये, राइट ना। तो यहाँ अगर ये 10⁻⁻1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये एक डिजिट इधर आएगा मतलब 1.256 बनेगा टेस्ला। ये मिलती है हमें मैग्नेटिक फील्ड। अब हम निकालते हैं एल का फॉर्मूला क्या है, दैट इज N∅/I। तो एन की जगह पे हम लोग यूज करेंगे NL, राइट ना, क्योंकि हमें एन हमारे पास नहीं है, एन है एल है, तो NL यूज करो। फाई मतलब क्या, B.A/I, क्योंकि ये सभी वैल्यूज हमारे पास है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। तो क्या आएगा देखो, से L इज इक्वल टू एन की जगह पे 10,000 इंटू L कितना दिया है 1 मीटर, B कितना दिया है अभी अभी निकाला 1.256 इंटू एरिया, मतलब एरिया इज इक्वल टू πd²/4 हम लोग निकालेंगे, मतलब πd², डायमीटर दे के रखा है ना, डिवाइड बाय, साइड में निकाल लेते हैं एरिया, फिर मैं पुट करती हूँ। एरिया इज इक्वल टू देखो πd²/4, तो ये आएगा 3.142। इसका कैलकुलेशन डायरेक्टली मैं बताती हूँ, 10⁻² एंड उसका स्क्वायर मतलब -4 डिवाइड बाय 4, तो ये हमें मिलता है 0.7855 इंटू 10⁻⁻4। इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो ये हमें मिलेगा। ये एरिया में डायरेक्टली यहाँ पे पुट करती हूँ, 0.7855 इंटू 10⁻⁴। ये हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा एरिया, देखो। तो डिवाइड बाय करंट बाकी है, करंट कितना दिया है 100, तो डिवाइड बाय हम लोग 100 करेंगे। तो इसका सबका कैलकुलेशन करो, मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ आपको। L इज इक्वल टू हमें मिलता है 0.98, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, -2, ओके। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको लेंगे, अगर मैंने इसको 0.9, दैट मीन्स 9 इधर शिफ्ट किया तो ये 10 आएगा, 10⁻⁻3, एक मिनट, ये हमें अप्रॉक्सीमेटली 9.8 इंटू 10⁻⁻3 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 और 10⁻³ की जगह पे मिली हेनरी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने पूछी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड, एंड L इंडक्टेंस पूछा था, तो इंडक्टेंस। एरिया निकालो, एरिया भी निकालो, उसका भी स्टेप आप साइड में लिखो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस ये टॉपिक ख़त्म होता है, ऐसे मैं डिक्लेयर करती हूँ। ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है ये टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस टॉपिक में। तो आगे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है वो देखेंगे, और हार्डली इसके 2-3 वीडियोस और बनेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।